पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम लोग इस पार्ट पे आए हैं कि ऑक्सीजन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ट्राई ऑक्साइड, सेलेनियम, ऑक्सीजन फैमिली, उनके बारे में सारी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी। उसके बाद बेंड एंगल हमने देखे, फिर रोटेशन मूवमेंट हमने देखे। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही साथ में नोटिफिकेशन तक ज़रूर पहुंच सके। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो अभी 11 से 12 तक प्रमोट हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए शायद ही बहुत कम ही समय हमारे पास रह जाते हैं कि उसके लिए प्रिपरेशन कर सके, अच्छे से अपने आप को बना सकें। क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं होती है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट होती है। इंग्लिश से शुरू करके केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स होती है इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर। इन सभी को कंप्लीट करते करते कहीं ना कहीं हमारे पास उतनी टाइम नहीं रह जाती है। तो इस वीडियो को एज ए रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे तो एज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से देख सकते हैं, और कई सारे इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट नोट्स भी कर सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। आज बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। इन द 18th century, द चाइनीज़ ऑब्जर्व दैट द ओनली स्मॉलर पार्ट ऑफ एयर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू सपोर्ट कंबशन। इन चीज़ें आप देख सकते हैं। कार्ल स्केची, अ स्वीडिश केमिस्ट, और जोसेफ पेर्सली, इंग्लिश केमिस्ट, इन दोनों ने फोकस किया था ऑक्सीजन के बारे में बाय focusing the ray on sun on the mercuric acid oxide and named the gas as डेफिलोजैस्टिक air। फिर लैबोलिसर स्टडीड की थी प्रॉपर्टीज एंड नेम्ड इज एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसने नाम दिया था? लैबोइसायर, इसी नाम के साइंटिस्ट ने। कई बार इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में भी या फिर सेशनल एग्जाम में भी देखेंगे, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। फिर आती है नेचुरल occurring oxygen consist of 3 isotopes। आइसोटोप्स के बाद आप देख सकते हैं डिसअबंडेंस परसेंटेज, फिर ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव इन नेचर। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड मॉलिकुलर प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन atom is unstable. To exist independently, therefore it combines with one or more oxygen atom to form a diatomic molecule, oxygen O2. The diatomic molecule O2 is referred to as dioxygen. The atomic and the molecular property is given in the table, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले टेबल देखा था, उसी में एटॉमिक प्रॉपर्टी और मॉलिकुलर प्रॉपर्टी। इसी टेबल में आप देख सकते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब बात करेंगे ऑक्सीजन के ऑक्यूरेंस के बारे में। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिना ऑक्सीजन के हम लोग सांस तक नहीं ले पाएंगे। कैसे उसका ऑक्यूरेंस हुआ पृथ्वी पर, कैसे है, फ्री स्टेट में रहती है, कैसे कॉम्बाइंड स्टेट में रहती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें दी गई है। कॉम्बाइंड स्टेट में कैसे रहती है, जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, अर्थ क्रस्ट एंड इन टिश्यू ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर कंसिस्ट ऑफ 88.8% ऑक्सीजन बाई वेट। उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन बाई वेट होती है? 88.8%। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% बाई वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन जो होती है, अर्थ क्रस्ट का जो वेट है ना, 50% उसकी होती है। 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट का जो वेट होती है ना, ऑक्सीजन में होती है। इन द अर्थ क्रस्ट इट ऑकर मेनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट, कार्बन्स एंड ऑक्साइड ऑफ वेरियस मेटल्स। इट इज़ एन एसेंशियल constituent of all living being. The plant and animal tissue consist of 50 to 70% oxygen by weight. तो देख सकते हैं H2OX प्लस X CO2 सनलाइट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे, CH2OX प्लस XO2। सिंपल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होती है इसकी पूरी इक्वेशन है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्साइड। जनरल मेथड,
पहला आती है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑक्सीजन रिच सॉल्ट। कैसे आती है देखिए, एग्जांपल पूरी तरह से बताई गई है, सब कुछ इक्वेशन आप इसमें देख सकते हैं। फिर इसमें सेकंड आती है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे HgO एंड Ag2O। कैसे रिएक्ट करेंगे तो पर ऑक्साइड बनेगा। फिर MnO2 के साथ भी रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे तो कैसे आएंगे, कैसे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सारे इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकेंगे। फिर थर्ड आती है बाय द एक्शन ऑफ वाटर और द एसिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑन सोडियम पर ऑक्साइड। फिर लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्साइड, अब इसमें देख सकते हैं पहले प्रिपरेशन के बारे में सारी इक्वेशन दी हुई है। फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड्स को हम लैबोरेटरी में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से उसको की जाती है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्साइड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कभी कभार तो डायग्राम और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी कहा जाता है। Manganese dioxide act as a catalyst in this reaction. In the absence of manganese dioxide, the thermal decomposition of potassium chloride requires temperatures of 670 to 720 K. Manganese dioxide lowers its about to 420 K. K यानी कि पोटेशियम, जैसे कैलेरियम बोलते हैं, पोटेशियम कैलेरियम, ये वही है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है मैन्युफैक्चर। कैसे मैन्युफैक्चर होती है। द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और फ्रॉम वाटर। सिर्फ यही दोनों हैं, इसी दोनों से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एयर से ऑन लार्ज स्केल डाइऑक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड एयर आर लिक्विड डाइनाइट्राइड and liquid dioxide. On dissolution, liquid dinitride dissolve out, leaving behind liquid dioxide. From water, the electrolytes of adulate water yield H2 at cathode and O2 at anode. Hence, the place where electricity is cheap. This method is used for manufacture of dioxide. डाइऑक्साइड को हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती है, वहीं पर वाटर के थ्रू से हम लोग वाटर और एयर के थ्रू से डाइऑक्साइड को प्रिपरेशन कर सकेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार इसमें से आते हैं, कई बार घुमा फिरा के हो, इम्पॉर्टेंट हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइऑक्साइड, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ड्यू टू हाई बॉन्ड एसोसिएट एनर्जी, आप देख सकते हैं सपोर्टर्स ऑफ कंबशन रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट होगी आप देख सकेंगे। एक्टिव मेटल्स सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगी और सोडियम ऑक्साइड बन जाएगी, कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर। इन सारी चीज़ें लेबोरेटरी में प्रिपरेशन होती है, कि परीक्षण की जाती है लेबोरेटरी में, फिर ये सब रिएक्शन सब तैयार होते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन डाइऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे होगा। सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, फिर हाइड्रोजन। अब आती है रिएक्शंस विथ कंपाउंड। पहले आएगी रिएक्शन विथ अमोनिया, पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कैसे आती है देखिए पूरी तरह से। रेड हॉट प्लैटिनम गॉज
कैटलिस्ट, ये सारे रिएक्शन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ज़रूर आते हैं। These combustion reaction are highly exothermic. This is why hydrocarbons are used as fuels. हाइड्रोकार्बन्स में कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं फ्यूल्स में। फिर आएंगे यूजेस ऑफ डाइऑक्साइड। डाइऑक्सीजन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग इन रेस्पिरेशन। डीप सी डाइवर्स, माइनर्स, firemen and aviators are provided with oxygen cylinder to meet their oxygen requirement whenever they needed. एविएटर्स यानी कि जानते हैं ना, जो लोग प्लेन उड़ाते हैं, हवा में जब रहती है तब तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो कैसे ऑक्सीजन रहती है। डीप सी डाइवर्स, जो लोग सी में ज़्यादा डीप जाते हैं, वो लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, तब वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाई ऑक्सीजन के यूजेस ये सब फील्ड में पाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार सब बोर्ड एग्जाम में, सेशनल्स में, प्री बोर्ड्स में कई बार पूछे जाते हैं। और भी काफ़ी सारे यूजेस आप इसके देख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑक्सी हाइड्रोजन, फिर लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल में, फिर माइनिंग एसिड, फिर मिक्सचर ऑफ पाउडर चारकोल एंड लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज एक्सप्लोसिव इन कोल माइनिंग। फिर बात करेंगे सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? ऑक्सीजन कॉम्बाइंस विद अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। दीज बाइनरी कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड। उसमें आप देख सकते हैं क्लासीफाई कैसे होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ऑक्साइड को क्लासीफाई करते हैं। पहले आता है एसिडिक ऑक्साइड। अब इसके पूरे रिएक्शन को देख सकते हैं। फिर आती है बेसिक ऑक्साइड। फिर आता है आयोनिक इन नेचर। फिर आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ऑक्साइड विच एग्जिबिट बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन को आप देख सकते हैं, बोथ एसिड एंड बेस फॉर सॉल्ट। एग्जाम्पल सारे रिएक्शंस आप देख सकेंगे किस तरह से रिएक्शन होते हैं HCl के साथ, NaOH के साथ, किसी को एक्सेस में देकर, किसी को एक्वस में देकर के किस तरह से रिएक्शन किए जाते हैं। फिर आता है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड। कैसे पीरियोडिक ट्रेंड होती है आप देख सकते हैं। इसमें से एम्फोटेरिक होती है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होती है, स्ट्रांगली एसिडिक होती है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रांगली बेसिक एम्फोटेरिक और स्ट्रांगली एसिडिक के साथ मिक्सचर के साथ पीरियोडिक ट्रेंड इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। फिर इंपॉर्टेंट आती है सल्फर के बारे में। सल्फर इज नोन टू एंशिएंट इंडियन, ग्रीक एंड रोमन, प्रोबेबली ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट ऑक्यूरेंस इन फ्री स्टेट इन नेचर। एलिमेंट्री नेचर वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश किसने किया था? लैवोइजर 1777 में। लैवेजर ने सल्फ़र का ये किया, एस्टैब्लिशमेंट पहली बार किया था। ऑक्यूरेंस इन नेचर, नेचर में कैसे ऑक्यूर होती है? सल्फर ऑक्यूर इन नेचर फ्री स्टेट में एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। कई बार ये भी क्वेश्चंस आते हैं एक ही लाइन में, शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं कि कैसे इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। द ल्यूसीन ऑफ फ्रेंच प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर किस तरह से बनाए जाते हैं? ग्राउंड लेवल, हॉट कंप्रेशन एयर, सल्फर एयर प्लस वाटर फोम सभी को मिला करके ग्राउंड लेवल पर हॉट वाटर के साथ मॉल्टन सल्फर डाल करके किस तरह से बनाए जाते हैं पूरी तरह से आप देख सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी देर में जानेंगे। देख सकते हैं ना कॉम्बाइंड स्टेट में कैसे सल्फाइड्स फिर सल्फेट्स किस तरह से बनते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम देखी थी एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र की,
उनके बारे में टोटली हम जान रहे हैं अभी। उनके डिटेल में जानेंगे। द लुइसियाना और द फ्रेंच प्रोसेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम से कभी कभार पूछे जाते हैं, कभी कभार इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, कई बार तो डायग्राम के साथ डिटेल लिखने के लिए भी कहा जाता है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, इसे फेंट स्मेल एंड अ मार्केटेड टेस्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। कभी कभार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, 10 मार्क्स 20 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पूछते हैं, कभी कभार तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पूछते हैं। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर। सल्फर के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होती है। सल्फर एग्जिबिट्स एज अनयूजुअल बिहेवियर ऑन हीटिंग। पूरी तरह से हम देख सकते हैं इसके बारे में कैसे होती है। कॉन्ट्ररी टू अदर लिक्विड विच यूजुअली बिकम मोर मोबाइल ऑन हीटिंग, द पेल येलो मोबाइल लिक्विड सल्फर बिकम थिकर एंड मोर विस्कस ऑन फर्दर हीटिंग। On heating further, that is above 453 potassium calorium, its viscosity start decreasing। एक्सप्लेनेशन के बारे में आप देख सकते हैं किस तरह से लिखी हुई एक्सप्लेनेशन। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर के बारे में देखा था, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। उनमें सबसे पहले आता है बर्निंग, फिर रिएक्शन विथ एसिड, फिर आती है रिएक्शन विथ अल्कली। इन सारी चीज़ें रिएक्शन के साथ आती है। जैसे कि इसके साथ डिज़ोल्व करेंगे सल्फ़र के साथ क्या क्या ऐड करेंगे, जिस तरह से अलग अलग टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकली लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली चीज़ें हम तक पहुंच सकती है। किस तरह से मेटल तैयार होती है, सभी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकेंगे। हम नेक्स्ट होगी कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स के साथ, आयरन, मर्कुरी, जिंक। फिर आता है कॉम्बिनेशंस विथ मेटालिक नॉन मेटल्स। Yellow ammonium sulfide is an important analytic agent and is widely used for the separation of radicals of A group from those of 2B group in qualitative analysis। periodic table में आप जान पाएंगे कि ये सारे ग्रुप वहाँ पे मौजूद हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट और टॉपिक यूजेज ऑफ सल्फ़र, जो 100% कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। यूजेज ऑफ सल्फ़र के बारे में आप देख सकते हैं। फिर आती है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। फिर आती है रोम्बिक सल्फर, देख सकते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर और द ऑक्टाहेड्रल सल्फर। स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक सल्फर। फिर आती है मोनोक्लिनिक सल्फर। फिर आती है प्लास्टिक सल्फर। इस तरह से मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल है। फिर आती है प्लास्टिक सल्फर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गामा सल्फर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक सल्फर को किस नाम से जाना जाता है। फिर आती है मिल्क ऑफ सल्फर के बारे में जानेंगे, ओपन चेन एसिड मॉलिक्यूल। मिल्क ऑफ सल्फ़र का डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही उसका रिएक्शन, दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में स्पेशली। कभी कभार तो 10 मार्क्स में भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं डायरेक्ट और कंबाइंड क्वेश्चन के हिसाब से। फिर आती है कोलाइडल सल्फ़र। Colloidal sulfur changes into ordinary sulfur as a heating or on keeping for a long time। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट हैलोजन फैमिली के बारे में।
आप देख सकते हैं कैसे हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 में क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन एंड एस्टर्टाइन। फिर बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। आप यह टेबल में देख सकते हैं एलिमेंट्स, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। The valence shell electronic configuration of the element are a type of N2S NP5. फिर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट हैलोजन्स, उनकी आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कोवैलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, डेंसिटी फॉर लिक्विड्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आगे चल के बहुत हेल्पफुल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होती है। हैलोजेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकेंगे, किस तरह से एक्सप्लेनेशंस है उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताई गई है। फिर आती है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के बारे में, एटॉमिक रेडियस क्या है, उसके बारे में कैसे हैलोजन एटम बनती है, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई इंक्रीज़ कैसे होती है, मूविंग डाउन द ग्रुप कैसी होती है, उनकी सारी एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में, कैसे लेफ़्ट टू राइट हम जब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज चेंज होती है, कैसे सेल सेम रहती है, कैसे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ होती है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ब्लॉक डी, फिर डेंसिटी आती है, डेंसिटी कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती है, फिर मेल्टिंग पॉइंट आती है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम ज़्यादा होती है, कैसे आगे पीछे होती है, उनकी सारी डिटेल्स, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी मेटालिक पावर कम हो जाती है, किसी की बढ़ जाती है, कैसी होती है, इन सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन सब कुछ आप देख सकते हैं। चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो आगे के लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फिर आती है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन, उनकी डेफिनेशन, सारी चीज़ें। फिर आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजेंस कैसे प्रोसेस करती है, वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारी चीज़ें आप एक एक करके देख सकेंगे, उनकी डेफिनेशंस, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी फॉलोइंग ऑर्डर को आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब ऑर्डर्स। इन ऑर्डर्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं, इस तरह से ऑर्डर आगे पीछे होती है, कई बार क्या होती है, एरो कम ज़्यादा होती है, गड़बड़ हो जाती है, तब जाके वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अपनी थोड़ी देर पहले सुना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, उनकी क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या कंडीशंस है, सारी इसमें बताई गई है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्लोराइड, ब्रोमाइड, पॉइंट वाइज काफ़ी सारे बताए गए हैं। पॉइंट में फिर एक्सप्लेनेशन है, उसकी वैल्यू है, इनकी ट्रेंड है, ऑर्डर है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे ये की जाती है। फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स आते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में और क्या क्या है, इसमें टेंडेंसी क्या है, आगे पीछे कैसी होती है, सब कुछ इसमें बताई गई है। इन टेबल को भी आप देख सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय हैलोजन एक्सेप्ट पी, कैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रक्चर है, ग्राउंड स्टेट में कैसी होती है, फ्री एक्साइटेड स्टेट में कैसी होती है, सब कुछ आप इसमें वेरिएबल देख सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है, उससे एक्सप्लेनेशन क्या है, हैलोजन कैसे काम करती है, कैसे आगे चलती है, सब कुछ आप इसमें देख सकेंगे। फ्लोराइड्स के बारे में बताई गई है, फ्लोराइड्स बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक्सेप्ट फ्लोराइड एंड अदर हैलोजेंस कैसे रहती है, किस तरह से चलती है, सब कुछ आप देख पाएंगे। इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन बताई गई है, जो कि टेबल 8.9 में आप देख सकते हैं। उसमें ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड स्टेट, सेकंड एक्सट्रैक्टेड स्टेट एंड थर्ड एक्सट्रैक्टेड स्टेट, सब कुछ इसमें एक एक करके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दी गई है। कलर्स के बारे में आप देख सकते हैं, हैलोजन की क्या कलर है, क्लोराइड की क्या है, ब्रोमाइड की क्या है, आयोडीन की क्या है, सारी चीज़ें कलर और उसकी एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसे होती है, क्या कारण है कि कम ज़्यादा होती रहती है, सब अलग अलग कॉम्बिनेशन। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर लो डिसोसिएशन एनर्जी, लो डिसोसिएशन एनर्जी, हाई
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है हैलोजेंस की। फिर ऑक्सीडेशन नेचर, इम्पॉर्टेंट ब्रीफ में आप अगर देखना चाहें तो ऑक्सीडेशन नेचर को आप देख सकते हैं, इसमें कैसे पोटेंशियल, इसके टेंडेंसी, इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी क्या बोलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें आप मौजूद देख पाएंगे। हैलोजन की स्ट्रक्चर, फ्लोराइड, स्ट्रॉन्गर। फिर उसके बाद आ जाएंगी हैलाइड्स के बारे में आ जाएंगे। हैलाइड्स क्या है, हैलाइड्स के बारे में जानेंगे। हैलाइड्स के डेफिनेशंस क्या है उनके बारे में जान पाएंगे। मेटालिक हैलाइड्स क्या है उसके बारे में जान पाएंगे। मेटालिक हैलाइड्स डिक्रीज़ कैसे होती है, इनकी ऑर्डर क्या है। कई बार ऑर्डर गलत हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं एक साथ, और भी आगे आपको कई सारे ऑर्डर मिलेंगे ऐसे। फिर नॉन मेटालिक हैलाइड्स के बारे में आप देख सकेंगे। नॉन मेटालिक हैलाइड्स के बारे में, उनके ऑर्डर्स के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो उनमें वही है कि ऑर्डर आते रहते हैं, फिर रिएक्शंस आते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। फिर कैरेक्टर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं फिज़िकल स्टेट्स आती है। फिज़िकल स्टेट्स में क्या क्या है उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताई गई है। फिर थर्मल स्टेबिलिटी, उसके ऑर्डर के बारे में बताई गई है। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, उसका एक्सप्लेनेशन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसका एक्सप्लेनेशन। एसिडिक नेचर, उसका एक्सप्लेनेशन। सब कुछ आप यहाँ पे देख सकेंगे। उसका ऑर्डर, उसके एसिड रेन, स्ट्रेंथ, उनके ऑर्डर के बारे में, इंक्रीज़ डिक्रीज़। फिर उसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में बताई गई है, कैसे होती है, किस तरह से होती है। स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड ऑक्सीजन फॉलोइंग इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा देख सकेंगे। कैसे रिएक्शन करने पर किस तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। द ईज़ ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एक्स बॉन्ड देख सकते हैं कैसे आगे बढ़ती है। लेस हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑफ हैलाइड के आप टेबल के बारे को देख सकते हैं अच्छे से, किस तरह से पूरी तरह से बताई गई है टेबल। फिर इनके स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ClO। फिर ऑक्सा एसिड्स के बारे में आप देख सकते हैं। ऑक्सा एसिड क्या है, इनके 4 ऑक्सा एसिड क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑक्सासाइड क्या क्या है। ऑक्सासाइड एंड क्लोरीन एंड आयोडीन का आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, +1 +3 +5 +7, इन सारे टेबल के बारे में आप देख सकते हैं, पूरी तरह से बताई हुई है। Some important features of the oxazide and their salt, हाइपोहेलस एसिड एंड हाइपोहेलाइड्स, उसके बारे में बताई गई है क्या है, कैसे नहीं है, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या प्रोडक्ट हमें देती है, किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है कि इरिवर्सिबल है, पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाइपोफ्लोरस एसिड HOF के साथ यहाँ आप पूरी उसकी बॉन्ड एंगल, उसकी PM सब कुछ देख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करते हैं ना, कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती है, सब कुछ आप देख पाएंगे यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होती है, सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलस एसिड एंड हैलाइड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हाइड्रोक्लोरस एसिड, हैलिक एसिड एंड हैलाइड्स, इसके भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मौजूद है। देख सकेंगे BaClO, उसके साथ उसके स्टेबिलिटी, उसकी हैलिक एसिड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हैलाइड्स, हैलेट्स का एग्जांपल उनकी क्या है, सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख पाएंगे यहाँ पे। फर हेल्ड्स किसे कहते हैं, उसके प्रिपरेशन कैसी होती है, एक्सट्रोलाइसिस कैसे यूज़ होती है, सोडियम फ्लोराइड क्या है, कैसे यूज़ होती है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकेंगे। फिर T शेप स्ट्रक्चर ऑफ FX6 होता है मॉलिक्यूल, CI-FF3 मॉलिक्यूल्स का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, कैसे बॉन्ड एंगल, कैसे फॉर्मेशन, सब कुछ रहती है, सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, फर्स्ट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट कैसे होती है। डैनीज़ मेथड ऑफ फ्लोराइड, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से पूछे जाते हैं कई बार कि डैनीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है।
फिर डैनीज़ मेथड क्या है आप देख सकते हैं, डैनीज़, वेडर एंड रॉचो, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको डिस्कवर किया था फ्लोराइड्स के बारे में, कैसे फ्लोराइड आते हैं, क्या होते हैं, कैथोड एनोड में क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैथोड पॉइंट एट एनोड पॉइंट कैसे काम होती है, सब कुछ आप देख सकेंगे इसमें। फ्लोराइड्स के बारे में जानकारी आप देख सकेंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7A में मौजूद है, किस तरह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकेंगे। टेबल में आप देख सकते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, PM, MP, BP, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिर आयोनिक रेडियस, सब कुछ आप इसमें देख पाएंगे।